मैंने कंपनी के खाते से 5 करोड़ रुपए गबन किए, ठीक जॉम्बी के प्रकोप से 72 घंटे पहले। उस समय आई मुगु के पुराने सहपाठी ने फोन पर सिर्फ 3 शब्द कहे थे। उसने जो आखिरी वीडियो भेजा था उसमें मैनहट्टन की सड़क पर सूट पहना हुआ एक आदमी राहगीर की गर्दन को काट कर खा रहा था। मैं कंपनी के वित्तीय सिस्टम में उन अंकों की उस लंबी लाइन को घूर रहा था। पूरे 3 मिनट तक कर्सर ट्रांसफर कंफर्म करने वाले बटन पर चमकता रहा। अगर वह मजाक कर रहा था तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अगर यह सच था तो हर किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। रात के 2:47 बजे पूरी ऑफिस बिल्डिंग में सिर्फ मेरे ऑफिस की लाइट जल रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं अपनी आंखों में सूखापन और दर्द महसूस कर सकता था। मेज पर रखी कॉफी बहुत पहले ठंडी हो चुकी थी। एशट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भर चुका था। एयर कंडीशनर लगातार आवाज कर रहा था। स्कर खिड़की के बाहर शहर अब भी रोशनी से जगमगा रहा था। कभी कभी एम्बुलेंस के सायरन रात के आसमान को चीरते हुए गुजर जाते थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बहुत ज्यादा सामान्य। मेरा नाम ली वेई है, उम्र 32 साल। मैं इस सरकारी कंपनी में 8 साल से वित्त विभाग में काम कर रहा था। अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि मुझे वित्तीय जुगवान यानी वित्तीय प्रबंधक के पद पर पदोन्नति मिली थी। आज रात मैं मूल रूप से एक निर्माण परियोजना के भुगतान का ट्रांसफर कर रहा था। ठेकेदार बहुत जल्दी कर रहा था। लीडर ने हस्ताक्षर करके जल्दी प्रक्रिया पूरी करने की मंजूरी दे दी थी। 5 करोड़ रुपए, न कम न ज्यादा। इतने पैसे में शहर के सबसे अच्छे इलाके में एक घर खरीदा जा सकता था, या फिर इतने पैसे किसी इंसान को दुनिया के अंत के बाद बहुत लंबे समय तक जिंदा रख सकते थे। रात के 1:54 बजे अचानक मेरा फोन कांप उठा। स्क्रीन पर एक अंतरराष्ट्रीय कॉल दिखाई दे रही थी। झांग शियाओ। मैंने कॉलर आईडी पर नजर डाली। इस समय उसे न्यूयॉर्क के ऑफिस में होना चाहिए था। वह कॉलेज के दिनों में मेरा रूममेट था। ग्रेजुएशन के बाद वह अमेरिका चला गया और वॉल स्ट्रीट में काम करने लगा। मैं एक सरकारी कंपनी में आ गया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए थे। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से शोर सुनाई दिया। चीखें, भागते हुए लोगों की आवाजें और किसी चीज के टूटने की आवाज। ली वेई, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? सुन रहा हूँ। तुम्हारी तरफ क्या हो रहा है? जल्दी तैयारी करो। जो भी सामान हो सके सब तैयार करो। खाना, पानी, हथियार, जो कुछ भी सोच सकते हो सब तैयार करो। तुम क्या कह रहे हो? वे लोगों को काट रहे हैं। सच में लोगों को काट रहे हैं, बिल्कुल उन फिल्मों की तरह। जल्दी भागो। झांग शियाओ ने अचानक एक चीख मारी। इसके तुरंत बाद फोन कट गया। मैंने तुरंत दोबारा कॉल किया। जवाब मिला, कॉल कनेक्ट नहीं हो सकती। 10 मिनट बाद वीचैट पर एक वीडियो मैसेज आया। वीडियो सिर्फ 10 सेकंड का था। कैमरा बुरी तरह हिल रहा था। कैमरा टाइम्स स्क्वायर की दिशा में था। सामने पहचान में आने वाली विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन दिखाई दे रही थी। सड़क पर पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चारों तरफ भाग रहे थे। एक सूट पहने आदमी ने सामने भाग रही एक महिला को जमीन पर गिरा दिया। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी गर्दन को काटना शुरू कर दिया। खून के छींटे कैमरे के लेंस पर आ गए। अगले ही पल वीडियो काला हो गया। मैंने वह वीडियो 5 बार देखा। पहली बार सदमा, दूसरी बार वीडियो असली है या नकली, इसका विश्लेषण, तीसरी बार समय की पुष्टि। न्यूयॉर्क के समय के अनुसार दोपहर 1:14 बजे, जो चीन के समय के अनुसार रात के 2:14 बजे था। चौथी बार इमारतों की पुष्टि, वह वास्तव में टाइम्स स्क्वायर था। 5वीं बार मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी पेशेवर आदत ने मुझे तुरंत बाहरी इंटरनेट खोलने पर मजबूर कर दिया। न्यूयॉर्क के कई इलाकों में अज्ञात हिंसक हमले, मैनहट्टन में आपातकाल की स्थिति। ट्विटर पर तरह तरह के वीडियो और मदद की गुहार से भरी पोस्टें थीं, लेकिन बहुत जल्दी वे सभी डिलीट होने लगी। मैंने फिर झांग शियाओ को मैसेज भेजने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं आया। उसका आखिरी मैसेज 5 मिनट पहले आया था। याद है, हमने कॉलेज में वे फिल्में देखी थी, डॉन ऑफ द डेड, रेजिडेंट इविल। उस समय मैंने मजाक में पूछा था, अगर सच में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? तुमने कहा था कि पहले से तैयारी करनी चाहिए। मुझे लगा था यह मजाक है, लेकिन अब यह मजाक नहीं है। मेरी रीढ़ में अचानक ठंडा पसीना दौड़ गया। मुझे खुद से कहना पड़ा कि शायद यह कोई मजाक है, या फिर यह सिर्फ स्थानीय स्तर की कोई हिंसक घटना है। अमेरिका में लूटपाट और दंगे पहले भी होते रहे हैं। मीडिया भी अक्सर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन झांग शियाओ ऐसा मजाक करने वाला इंसान नहीं था। वह गोल्डमैन सैक्स में काम करता था और सालाना $10 लाख कमाता था। उसके पास आधी रात को मुझे डराने के लिए ऐसा मजाक करने की कोई वजह नहीं थी। मैंने वीडियो बंद कर दिया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। या तो मुझे उस पर विश्वास करके अभी कार्रवाई करनी थी, या फिर इसे एक मजाक समझकर सुबह की तरह सामान्य रूप से ऑफिस आना था। लेकिन सवाल यह था, अगर सच में कुछ होने वाला था तो क्या कल सुबह होगी भी? मैंने कई न्यूज वेबसाइट खोली। अमेरिका की खबरों को बहुत दबाकर दिखाया जा रहा था। सिर्फ कुछ बेहद छोटी खबरें थीं। एक शहर में अज्ञात कारणों से सामूहिक हिंसक घटना, एक अस्पताल को अस्थायी रूप से बंद किया गया, एक इलाके में यातायात नियंत्रण लागू किया गया। शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया गया था। अज्ञात कारण, अस्थायी, निवारक उपाय। लेकिन कमेंट सेक्शन में पूरी तरह विस्फोट हो चुका था। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने अजीब मरीजों को देखा है। कुछ लोग कह रहे थे कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कुछ लोगों ने धुंधले वीडियो भी पोस्ट किए थे, लेकिन वे वीडियो भी बहुत जल्दी डिलीट हो गए। मैंने कंपनी के वित्तीय सिस्टम में लॉग इन किया। मेरे सामने 5 करोड़ रुपए का वह ट्रांसफर था। पैसे जिस खाते में जाने थे वह निर्माण कंपनी का आधिकारिक कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट था। सारी प्रक्रिया पूरी तरह सही थी। लीडर का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी वहीं मौजूद था। मुझे सिर्फ कंफर्म बटन दबाना था। पैसे कल सुबह खाते में पहुंच जाते। मैंने एक और विंडो खोली और उसमें अपना निजी बैंक अकाउंट
अकाउंट नंबर डाल दिया। यह एक गंभीर अपराध था, सरकारी धन का गबन। इतनी बड़ी रकम, कम से कम 10 साल की जेल। मैं अपनी नौकरी खो देता, अपनी आजादी खो देता, अपनी इज्जत खो देता। मेरे माता पिता पूरी जिंदगी लोगों के सामने सिर नहीं उठा पाते। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे 2020 की शुरुआत याद आ गई। उस समय किसने सोचा था कि एक सामान्य सा दिखने वाला वायरस पूरी दुनिया को बदल देगा? किसने सोचा था कि मास्क सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा? किसने सोचा था कि घर से बाहर निकलना भी एक विलासिता बन जाएगा? अगर इस बार स्थिति उससे भी ज्यादा गंभीर हुई तो? अगर इस बार यह वायरस नहीं हुआ तो? मेरी उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर हवा में रुकी हुई थी। पुराना अकाउंट हटाने के लिए 8 बार की दबानी थी। नया अकाउंट डालने के लिए 16 बार की दबानी थी। कंफर्म करने के लिए 3 बार क्लिक करना था। कुल 27 क्रियाएं, जिंदगी बदल देने वाली 47 क्रियाएं। गलियारे में अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। वह सफाई करने वाली आंटी थी जो सफाई की गाड़ी धकेलते हुए आ रही थी। वह हर दिन इसी समय सफाई करती थी। उनकी सफाई खत्म होने में लगभग 3:30 बज जाते। मैंने गहरी सांस ली और मूल अकाउंट हटाना शुरू कर दिया। 1 अंक, 2 अंक, मेरी उंगलियां जैसे अपनी मर्जी से चल रही थी, यांत्रिक तरीके से कीबोर्ड पर वार कर रही थी। जब मैंने अपना अकाउंट नंबर पूरा दर्ज किया तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंक मुझे बेहद अजनबी लगे। वह मेरा अकाउंट था, लेकिन अब उसमें ऐसी रकम आने वाली थी जिसकी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कल्पना तक नहीं की थी। ट्रांसफर की पुष्टि, दूसरी बार पुष्टि, पासवर्ड दर्ज किया, अंतिम पुष्टि। रात के 2:47 और 16 सेकंड पर ट्रांसफर सफल हो गया। 5 करोड़ रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर हो गए। मैंने तुरंत सारे निशान मिटाने शुरू कर दिए। ऑन प्रेशन लॉक डिलीट किए, कैश साफ किया, कुछ मामूली रिकॉर्ड में बदलाव किए। इसे पूरी तरह छिपाना संभव नहीं था, लेकिन कम से कम सोमवार तक देरी तो की जा सकती थी। आज शुक्रवार की सुबह थी, यानी मेरे पास लगभग 72 घंटे थे। कंप्यूटर बंद करते समय मेरी हथेलियां पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मैंने फोन उठाया और झांग शियाओ को एक मैसेज भेजा। मिल गया, तैयारी कर रहा हूँ। सामान समेटते समय सफाई करने वाली आंटी अपनी सफाई की गाड़ी लेकर मेरे ऑफिस के दरवाजे के सामने से गुजरी। उनकी उम्र लगभग 50 साल से ज्यादा थी। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। मुझे अभी तक ऑफिस में देखकर उनके चेहरे पर हैरानी आ गई। अरे छोटेली, इतनी रात हो गई, अभी तक घर नहीं गए? प्रोजेक्ट का काम अभी अभी खत्म हुआ है। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य रखने की कोशिश की। युवाओं को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने सिर हिलाया और गाड़ी को आगे धकेलते हुए चली गई। मैंने अपना ऑफिस लॉक किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। गलियारा बहुत लंबा था। दोनों तरफ के ऑफिस अंधेरे में डूबे हुए थे। आम दिनों में जो दूरी बिल्कुल सामान्य लगती थी, आज रात वह जैसे कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी। मैं अपने कदमों की गूंज सुन सकता था, अपने कानों में खून के बहने की आवाज सुन सकता था और अपनी पीठ पर ठंडक महसूस कर सकता था। लिफ्ट नीचे जा रही थी। मैं ऊपर लगे नंबरों को बदलते हुए देख रहा था। 16, 22, 21। हर मंजिल नीचे जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरी खाई के और करीब जा रहा हूँ। लेकिन अजीब बात यह थी कि डर के अलावा मेरे अंदर एक तरह की राहत भी थी। निवेश पहले ही बाहर निकाल चुका था, चाहे यह गहरी खाई हो या फिर बच निकलने वाली नाव। कम से कम मैंने बाहर निकलने का रास्ता चुन लिया था। जैसे ही मैं बिल्डिंग से बाहर निकला, सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। सड़क पर अभी भी कुछ टैक्सियां चल रही थीं। कन्वीनियंस स्टोर की लाइटें अब भी जल रही थीं। सब कुछ इतना सामान्य था, इतना सामान्य कि रोने का मन कर रहा था। मैंने फोन निकाला और सर्च करना शुरू किया। कहाँ दंगारोधी दरवाजे मिल सकते हैं? कहाँ बड़ी मात्रा में आपातकालीन सामान मिल सकता है? कहाँ जनरेटर मिलेंगे? 72 घंटे। अगर ये मेरी जिंदगी के आखिरी 72 घंटे की आजादी थे, तो मैं इनका इस्तेमाल एक आखिरी दिन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बनाने में करूंगा जहां दुनिया के अंत के बाद भी जिंदा रहा जा सके। एक डूम्सडे किला। अगर मैं गलत हुआ तो जेल में बैठकर पछताऊंगा, और अगर मैं सही हुआ तो घर वापस जाने के रास्ते में रेडियो पर देर रात का कार्यक्रम चल रहा था। होस्ट शहर की डरावनी कहानियां सुना रहा था। मैंने रेडियो बंद कर दिया। यह दुनिया पहले ही काफी अजीब हो चुकी थी। इसे और कहानियों की जरूरत नहीं थी। सुबह के 4 बजे मैं पहले से ही किराए के एक बड़े ट्रक में बैठा था। मैं फोन पर बिखरी हुई खरीदारी की लंबी सूची देख रहा था। अभी अभी 24 घंटे खुले रहने वाले किराए के वाहन केंद्र पर कर्मचारी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी झुर्रीदार शर्ट पहने हुए सुबह सुबह एक बड़ा मालवाहक ट्रक किराए पर ले रहा था, और ऊपर से 3 दिनों के लिए। कोई भी देखता तो उसे शक होता। मैंने उसे 2000 युआन नकद टिप के रूप में थमा दिए। इसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा। इस समय शहर बेहद शांत था। सिर्फ सफाई कर्मचारी रात की गंदगी साफ करने के लिए सड़कों पर निकलना शुरू कर चुके थे। मेरा पहला पड़ाव शहर के पश्चिमी हिस्से का निर्माण सामग्री थोक बाजार था। हालांकि अभी बाजार खुला नहीं था। बैंक की तिजोरी जैसे स्तर की सुरक्षा वाली चीज चाहिए थी। मैं बाजार के गेट पर आधे घंटे तक इंतजार करता रहा। आखिरकार एक दुकान की लाइट जलती हुई दिखाई दी। दुकान के मालिक का उपनाम चेन था। उसकी उम्र 40 से ज्यादा थी। वह पायजामा पहने हुए बाहर आया और उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। भाई, इतनी सुबह? बहुत जरूरी है क्या? मैंने सीधे अपना फोन निकाला। मुझे सबसे अच्छा दंगारोधी दरवाजा चाहिए, A ग्रेड प्रमाणित, ऐसा जो दंगों और जबरन तोड़ने से बचा सके। बूढ़े चेन की आंखें चमक उठी। वह सस्ता नहीं है। एक दरवाजे की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा है। मौजूद है? अगर है तो एक दे दो। मूल रूप से बैंक ने ऑर्डर किया था, बाद में उन्होंने अचानक ऑर्डर रद्द कर दिया। मुझे वह चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा जाल, टेम्पर्ड ग्लास भी चाहिए। जितना मजबूत हो सके उतना अच्छा। चेन ने
मुझे गंभीरता से देखना शुरू कर दिया। भाई तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने नकद पैसों का एक बड़ा बंडल निकाल लिया। आज ही इंस्टॉल करना है। इतना सुनते ही चेन ने और कुछ नहीं पूछा। उसने 2 मजदूरों को जगाया और सामान ट्रक में लोड करवाना शुरू कर दिया। दंगारोधी दरवाजे का वजन 300 किलोग्राम था। सिर्फ उसे उठाने में ही काफी मेहनत लग गई। मैंने पूरी निगरानी व्यवस्था, अलार्म सिस्टम और कुछ स्टील प्लेटें तथा वेल्डिंग का सामान भी खरीदा। पता कहाँ है? चेन ने पूछा। मैंने शहर के बीचों बीच स्थित सबसे महंगे रिहायशी इलाके का पता बताया। तियानजिन हाउटिंग, 16वीं मंजिल। चेन ने सीटी बजाई। अरे अमीर आदमी हो, जल्दी करो, मुझे और भी काम है। जब मैं निर्माण सामग्री के बाजार से निकला तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। आसमान धीरे धीरे रोशन होने लगा था। सुबह के व्यस्त समय से पहले शहर में एक अजीब तरह की शांति थी। मैं ट्रक चलाकर दूसरे स्थान की तरफ निकल गया। शहर के दक्षिणी हिस्से का कृषि और खाद्य थोक बाजार। यहाँ तक आते आते बाजार पहले ही काफी व्यस्त हो चुका था। विभिन्न व्यापारी सामान उतार रहे थे। रेस्तरां के खरीदार सामान चुन रहे थे। हवा में सब्जियों के सड़ने और मछलियों की बदबू मिली हुई थी। मैं सीधे एक दुकान पर गया। मालिक, कंप्रेस्ड बिस्किट कितने हैं? सामान बेचने वाली अधेड़ उम्र की महिला एक पल के लिए रुक गई। कितने चाहिए? सारे। सारे? हाँ सारे। मेरे पास 20 डिब्बे हैं। सारे चाहिए। और डिब्बा बंद खाना भी। सारे डिब्बा बंद सामान। अगले 2 घंटे तक मैं किसी पागल आदमी की तरह सामान खरीदता रहा। 20 डिब्बे कंप्रेस्ड बिस्किट, 50 डिब्बे अलग अलग तरह के डिब्बा बंद भोजन, 100 डिब्बे इंस्टेंट नूडल्स, 200 डिब्बे मिनरल वाटर, 50 बोरी चावल। हर व्यापारी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन पैसे हर सवाल का जवाब दे सकते थे। एक दुकानदार आखिर खुद को रोक नहीं पाया। मालिक, आप सुपरमार्केट खोलने वाले हैं क्या? कंपनी का टीम बिल्डिंग प्रोग्राम है। मैंने तुरंत एक बहाना बना दिया। दवा की दुकान तीसरा पड़ाव थी। मुझे एंटीबायोटिक्स, दर्द की दवाएं और कीटाणुनाशक सामान चाहिए था। मेडिकल सामान बेचने वाली दुकान की मालकिन काफी सावधान थी। वह बिना प्रिस्क्रिप्शन के ज्यादा दवाएं बेचने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे मजबूर होकर 4 अलग अलग दवा की दुकानों पर जाना पड़ा। तभी जाकर जरूरी दवाओं का बुनियादी स्टॉक पूरा हो पाया। फेस स्किन की दवा 20 बोतल, मेडिकल अल्कोहल 10 बोतल, गॉज 100 पैकेट, टूर्निकेट 20, सर्दी की दवा, बुखार की दवा, दस्त की दवा, एलर्जी की दवा, जो कुछ खरीदा जा सकता था मैंने सब खरीद लिया। सुबह के 9 बजे मैं सामान से भरे तीसरे वाहन को चलाकर घर की तरफ लौट रहा था। तियानजिन हाउटिंग इस शहर के सबसे महंगे रिहायशी इलाकों में से एक था। मेरा घर 16वीं मंजिल पर था। 277 वर्ग मीटर, उत्तर दक्षिण दिशा में खुला हुआ। 2 साल पहले मैंने लोन लेकर इसे खरीदा था। हर महीने की ईएमआई मुझे सांस लेने तक पर भारी पड़ती थी, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो शायद यह मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। ऊंची मंजिल, आसानी से बचाव किया जा सकता था और चारों तरफ देखने के लिए शानदार दृश्य। लिफ्ट में मेरी मुलाकात एक पड़ोसी से हुई। वह उसी मंजिल पर रहता था। उसका नाम सु शियाओयू था। वह एक ऑनलाइन स्ट्रीमर था। आमतौर पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की लाइव स्ट्रीम करता था। दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन हमेशा अकेला रहता था। ली भाई, इतना सारा सामान खरीद रहे हो? उसने मेरी बड़ी फ्लैट ट्रॉली को उत्सुकता से देखा। उस पर ढेर सारे डिब्बे रखे हुए थे। कंपनी का अस्थायी सामान मेरे पास रखा है। वह हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लिफ्ट 16वीं मंजिल पर पहुंची। उसने मेरे लिए दरवाजा खुला रखा। मैं सामान बाहर निकालकर ले जाने लगा। मदद चाहिए? नहीं धन्यवाद। मैं महसूस कर सकता था कि वह काफी देर तक गलियारे में खड़ा होकर मुझे देखता रहा, फिर अपने घर में वापस चला गया। इसके बाद के कई घंटे मैं किसी मशीन की तरह सामान ढोता रहा। चेन के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने दंगारोधी दरवाजा लगाना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक ड्रिल की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज रही थी, लेकिन दिन का समय था और ज्यादातर लोग ऑफिस जा चुके थे। किसी ने शिकायत नहीं की। दोपहर में मैंने खरीदारी जारी रखी। इस बार मेरा लक्ष्य आउटडोर सामान की दुकान थी। जनरेटर सबसे जरूरी चीज थी। मैंने 3 जनरेटर खरीदे, 2 पेट्रोल वाले, 1 डीजल वाला। सभी की क्षमता 5000 वॉट से ज्यादा थी। इसके अलावा सोलर पैनल भी खरीदे। हालांकि उनकी दक्षता बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो भी था कम से कम कुछ तो था। जरूरी उपकरणों की 2-2 यूनिट खरीदी, सभी प्रोफेशनल ग्रेड के। 20 तेज रोशनी वाली टॉर्च, 6 वॉकी टॉकी, दूरबीन, 2 दूरबीनें, 2 डीजे टॉप कॉन्फ़िगरेशन ड्रोन, साथ ही पर्वतारोहण उपकरण, स्विस आर्मी चाकू, इंजीनियर फावड़ा और दूसरे औजार। दुकान का मालिक खुद आउटडोर स्पोर्ट्स का शौकीन था। मुझे इतना सारा सामान खरीदते देखकर वह उत्साहित हो गया और तरह तरह के उपकरणों के बारे में बताने लगा। भाई, तुम किसी एडवेंचर पर जाने वाले हो क्या? लगभग। तो फिर तुम्हें इसकी भी जरूरत होगी। उसने एक कंपाउंड बो निकाला। आवाज नहीं करता, ताकतवर है और इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उस काले धनुष को देखकर मन ही मन फैसला कर लिया। मैंने 3 क्रॉसबो भी खरीदे। सभी 80 पाउंड के थे, जो लकड़ी के तख्ते को भी भेद सकते थे। साथ में 200 तीर भी खरीदे। दोपहर के 3 बजे चौथा सामान से भरा वाहन भी पहुंच गया। इस समय तक मैं बेहद थक चुका था, लेकिन रुकना संभव नहीं था। समय बीत रहा था, हर मिनट बेहद कीमती था। तभी फोन बजा। वित्त विभाग के एक सहकर्मी का फोन था। ली भाई, आज ऑफिस क्यों नहीं आए? तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी ले ली है। वो प्रोजेक्ट का भुगतान पूरा कर दिया गया है, सोमवार को मिलते हैं। मैंने फोन रख दिया। मेरी हथेली फिर से पसीने से भर गई। सोमवार? अगर सोमवार आया तो? शाम होते होते मैं 5वीं बार सामान ऊपर ले जा रहा था। इस बार गलियारे में एक अजीब तरह का तनाव महसूस हो रहा था। शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो गया था। इस बार लिफ्ट में मेरी मुलाकात सिक्योरिटी गार्ड बूढ़े झांग से हुई। वह
वह काफी देर तक मेरी सामान वाली ट्रॉली को घूरता रहा। मिस्टर ली, इतना सारा सामान कंपनी की टीम बिल्डिंग का सामान है, अस्थायी रूप से अपने घर पर रख रहा हूँ। उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर अपना फोन निकाला और एक तस्वीर खींच ली। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी पैदा हो गई। घर लौटने पर सू शियाओयू फिर गलियारे में मौजूद था। इस बार उसके हाथ में फोन का स्टैंड था। ली भाई, क्या मैं तुम्हारी बालकनी थोड़ी देर इस्तेमाल कर सकता हूँ? मुझे एक वीडियो शूट करना है। तुम्हारे घर की लाइट बहुत अच्छी है। मैं उसे मना करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज की जांच कर रहा हो। अंदर आ जाओ। वह अंदर आया और तुरंत थोड़ा हैरान रह गया। लिविंग रूम में चारों तरफ डिब्बों के ढेर लगे थे। दीवार के पास अभी अभी पहुंचाई गई स्टील प्लेटें टिकी हुई थीं और नई लगाई गई दंगारोधी दरवाजा रोशनी में ठंडी चमक दे रहा था। ली भाई, वह कुछ कहने वाला था लेकिन रुक गया। क्या पूछना चाहते हो? उसने उपकरण सेट किया और ऐसा दिखाने लगा जैसे वह उसे एडजस्ट कर रहा हो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। क्या तुम्हें कुछ पता है? मेरे विदेश में कुछ दोस्त हैं। उन्होंने कहा है कि वहाँ हालात ठीक नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अपना वीडियो शूट करो। उसने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन वीडियो शूट करते समय वह लगातार बेचैन रहा। जाते समय उसने मुझे एक कागज की पर्ची थमा दी। उस पर उसका वीचैट अकाउंट था। अगर सच में कुछ होता है तो क्या हम फिर बात कर सकते हैं? हाँ। रात के 8 बजे आखिरी बैच का सामान भी पहुंच गया। मैं सोफे पर पसर गया। मेरे सामने पहाड़ जैसे सामान के ढेर लगे थे। खाना, पानी, दवाइयाँ, औजार, हथियार, ऊर्जा उपकरण, जो कुछ होना चाहिए था सब मौजूद था। तभी मेरे फोन पर एक न्यूज नोटिफिकेशन आया। एक एयरलाइन ने उड़ानों में बदलाव की घोषणा की थी। मैंने उसे खोला। नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, ऑपरेशनल समायोजन के कारण कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित। कमेंट सेक्शन बंद कर दिया गया था। मैं खड़ा हुआ और 16वीं मंजिल की बालकनी में चला गया। यहाँ से आसपास का पूरा इलाका दिखाई दे रहा था। शहर की लाइटें जलने लगी थीं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें थीं। लोग नाइट मार्केट में बारबेक्यू खा रहे थे, मॉल में खरीदारी कर रहे थे, सिनेमा हॉल में डेट पर जा रहे थे। यह शहर अभी भी सामान्य रूप से चल रहा था। किसी को नहीं पता था कि 72 घंटे बाद क्या होने वाला है, सिवाय मेरे, एक ऐसे पागल आदमी के जिसने अभी अभी कंपनी से 5 करोड़ रुपए गबन किए थे। मैंने फोन उठाया और अगले दिन के काम की योजना बनाना शुरू कर दी। दरवाजे और खिड़कियां मजबूत करना, सिक्योरिटी कैमरे लगाना, जनरेटर की जांच करना, सामान व्यवस्थित करना। अभी 48 घंटे बाकी थे। शनिवार सुबह 6 बजे मैं अचानक नींद से जाग गया। मैंने नीचे झांक कर देखा। सुबह के बाजार के दुकानदार अपनी दुकानें लगा रहे थे। आम शनिवार की सुबह जैसा दृश्य था। बुजुर्ग सब्जियां खरीद रहे थे, लोग कुत्तों को घुमा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मैं जानता था यह सामान्य जीवन आखिर कब तक चलने वाला था। कल रात में सामान व्यवस्थित करते करते सुबह के 3 बजे तक जागता रहा था। सभी सामान को अलग अलग श्रेणियों में बांट कर रखा था। लिविंग रूम एक गोदाम में बदल चुका था। मुख्य बेडरूम को स्टोरेज रूम बना दिया था। सिर्फ मेरे सोने के लिए थोड़ी जगह छोड़ी थी। पूरा घर सामान से भरा देखकर मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली। फोन पर कंपनी की 10 से ज्यादा मिस्ड कॉल थी। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। वैसे भी सोमवार को उन्हें सब पता चल जाएगा। मैंने आज का काम शुरू किया। सबसे पहले खिड़कियों को मजबूत करना था। हालांकि कांच पहले से ही टेम्पर्ड था, फिर भी मैंने अंदर की तरफ स्टील की रॉड का एक और जाल वेल्ड कर दिया। वेल्डिंग की चिंगारियां चारों तरफ उड़ रही थीं। मैंने काले चश्मे पहन रखे थे। मेरे हाथ बेहद स्थिर थे। ऐसी वेल्डिंग मैंने हाई स्कूल के समय अपने पिता से सीखी थी। तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इसका इस्तेमाल इस तरह करना पड़ेगा। सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम ने हर कोण को कवर कर लिया था। मुख्य दरवाजा, गलियारा, लिफ्ट का प्रवेश द्वार, सीढ़ियों का रास्ता, यहाँ तक कि बालकनी के बाहर का हिस्सा भी। डिस्प्ले स्क्रीन लिविंग रूम में रखी थी। वह 24 घंटे चालू रहने वाली थी। दोपहर में मैंने जनरेटर की जांच की। पेट्रोल वाला जनरेटर बहुत शोर करता था, लेकिन उसकी पावर स्थिर थी। डीजल वाला और भी ज्यादा शोर करता था, लेकिन उसका रन टाइम लंबा था। सोलर पैनल बालकनी में लगा दिए। मौसम अच्छा रहा तो वे कम से कम बुनियादी बिजली की जरूरत पूरी कर सकते थे। मैंने सौर पावर बैंक भी तैयार रखे थे। अब उन्हें बारी बारी से चार्ज करना शुरू कर दिया। व्यस्त रहना इंसान को कुछ समय के लिए डर भूलने में मदद करता है। दोपहर के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सिक्योरिटी कैमरे में सू शियाओयू दिखाई दिया। उसके हाथ में कुछ सामान था। ली भाई, मैंने कुछ स्नैक्स बनाए हैं। सोचा शायद तुमने लंच नहीं किया होगा। मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। आज उसने बहुत खूबसूरत मेकअप किया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे छिप नहीं पा रहे थे। कल रात ठीक से सोए नहीं? हाँ। उसने डिब्बा मेज पर रखा और चारों तरफ देखने लगा। तुम सच में किसी चीज की तैयारी कर रहे हो क्या? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने डिब्बा खोला। अंदर हाथ से बनाए हुए बिस्किट थे। धन्यवाद। वह सोफे के किनारे बैठ गया। उसकी उंगलियां उसके कपड़ों के किनारे को लगातार मरोड़ रही थीं। मैं कल रात लगातार विदेशी वेबसाइट्स देख रहा था। बहुत सारी खबरें डिलीट कर दी गई हैं। लेकिन ली भाई, क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है? तुम्हें क्या लगता है? मेरा एक दोस्त अमेरिका में है। उसने कहा कि वहाँ सुपरमार्केट पहले ही लूट लिए गए हैं और कुछ वीडियो भी हैं। हालांकि वे बहुत धुंधले हैं, लेकिन उन लोगों का चेहरा, वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। लेकिन मैं जानता था कि उसने क्या देखा था। अगर सच में कुछ हो गया तो तुम क्या करने वाले हो? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं अकेला रहता हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग दूसरे शहर में हैं, लेकिन मैं जानता हूँ असल में मैं बहुत डरा हुआ हूँ। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। वह खड़ा हुआ। माफ करना, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। रुको। मैंने उसे रोक लिया। तुम्हारे घर में खाने का सामान है? कुछ
कुछ है, अगर पर्याप्त नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना किसी को मत बताना। उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठी, फिर तुरंत बुझ गईं। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि हम पड़ोसी हैं। उसके जाने के बाद मैं अपना काम जारी रखता रहा, लेकिन मेरे दिल में थोड़ी और बेचैनी पैदा हो गई थी। किसी की मदद करना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन दुनिया के अंत के बाद हर एक दयालुता घातक कमजोरी बन सकती है। शाम को मैं बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। आमतौर पर मैं धूम्रपान नहीं करता था, लेकिन इस समय मुझे अपनी नसों को शांत रखने के लिए इसकी जरूरत महसूस हो रही थी। नीचे छोटे से चौक में बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग शतरंज खेल रहे थे, प्रेमी जोड़े टहल रहे थे। सूर्यास्त की रोशनी ने हर चीज को सुनहरे रंग में रंग दिया था। सब कुछ इतना खूबसूरत था कि अवास्तविक लग रहा था। फोन कांपा, एक न्यूज नोटिफिकेशन आया। एक इलाके में सामूहिक हिंसक घटना हुई, मामले की जांच जारी है। मैंने उसे खोला, लेकिन कंटेंट पहले ही डिलीट कर दिया गया था। कमेंट ग्रुप में कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने अजीब चीजें देखी हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि यह सिर्फ अफवाह है। सभी आपस में बहस कर रहे थे। मैं बाहर आ गया, फिर विदेशी वेबसाइट खोली, वीपीएन चालू किया। बहुत धीमा था, लेकिन आखिरकार कनेक्ट हो गया। होम पेज पर चल रहा वीडियो देखकर मेरा हाथ कांप गया। फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। यह अमेरिका के एक शहर का वीडियो था। सड़कों पर हर तरफ वही चीजें थीं। वे लोगों का पीछा कर रहे थे। उनकी हरकतें अजीब थीं, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। वीडियो बनाने वाला चीख रहा था, कैमरा बुरी तरह हिल रहा था। आखिरी दृश्य में खून के छींटे कैमरे के लेंस पर आकर पड़े। मैंने फोन बंद कर दिया। मेरा दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। यह वायरस है, सच में वायरस है। रात के 8 बजे अचानक गलियारे में हलचल बढ़ गई। मैंने सिक्योरिटी कैमरे के जरिए देखा। प्रॉपर्टी मैनेजर कुछ लोगों को लेकर घर घर जाकर दरवाजा खटखटा रहा था। उनके हाथों में फॉर्म थे। लग रहा था कि वे किसी चीज का आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने ऐसा अभिनय किया जैसे अभी अभी नींद से उठा हूँ और दरवाजा खोल दिया। मिस्टर ली, हम सभी मालिकों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हाल ही में पूरी बिल्डिंग में एक साथ सैनिटाइजेशन किया जाना है। ओह ठीक है। प्रॉपर्टी मैनेजर ने मेरे पीछे से दरवाजे के अंदर झांकते हुए एक नजर डाली। मिस्टर ली, आपने हाल ही में काफी सामान खरीदा है, कंपनी का है। अच्छा, उसने अर्थपूर्ण मुस्कान दी। गार्ड ने कहा, आपको बार बार सामान लाते हुए देखा है, 10 से ज्यादा चक्कर लगाए हैं। कोई बात है क्या? नहीं नहीं, बस याद दिलाने आए हैं कि गलियारे में सामान मत रखना, इससे आग लगने का खतरा हो सकता है। उनके जाने के बाद मुझे पता था कि मुसीबत आने वाली है। बूढ़े झांग द्वारा खींची गई वह तस्वीर निश्चित रूप से मालिकों के ग्रुप में फैल चुकी होगी। अब पूरी बिल्डिंग को पता था कि मैं सामान जमा कर रहा हूँ। जैसा मैंने सोचा था, आधे घंटे बाद वीचैट पूरी तरह से मैसेजों से भर गया। 1602 का मालिक बड़ी मात्रा में सामान जमा कर रहा है। क्या इसे कोई अंदर की खबर पता है? हाँ, मैंने भी देखा है, बहुत सारा सामान अंदर ले गया है। इली वेई, बाहर आकर समझाओ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, फोन बंद कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि कल वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। रात के 11 बजे पूरी शहर धीरे धीरे शांत होने लगा। मैं मॉनिटर के सामने बैठा खाली गलियारे को देख रहा था। अचानक कैमरे की स्क्रीन में एक इंसान की परछाई दिखाई दी। वह सु शियाओयू था। वह मेरे दरवाजे के सामने काफी देर तक खड़ा रहा, काफी देर तक हिचकिचाता रहा। आखिरकार उसने दरवाजा खटखटाया। माफ करना, इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे अभी एक खबर मिली है, कल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शायद पूरी तरह बंद हो सकती हैं। खबर का स्रोत भरोसेमंद है। मेरा एक दोस्त एयरलाइन कंपनी में काम करता है। उसने अपने होंठ काटे। ली भाई, क्या सच में कुछ होने वाला है? मैंने उसकी डरी हुई आंखों को देखा। पहली बार मेरे मन में संदेह पैदा हुआ, क्या उसे सच बता दूं? लेकिन इससे घबराहट फैल सकती थी, और अगर मैं उसे कुछ नहीं बताता तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। तैयार रहो। अंत में मैंने सिर्फ ये 4 शब्द कहे। उसने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर पीछे पलटा। ली भाई, धन्यवाद। अगर सच में कुछ हुआ तो क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? फिर देखते हैं। दरवाजा बंद करके मैं दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। इंसानियत, दुनिया के अंत के सामने इंसानियत कितनी कमजोर हो जाती है। क्या मैं उसे बचा सकता हूँ? क्या मैं सभी को बचा सकता हूँ? फोन फिर बजा। इस बार एक अनजान नंबर था। हेलो, क्या यह ली वेई बोल रहे हैं? मैं शहर पुलिस विभाग से बोल रहा हूँ। किसी ने आपकी शिकायत की है कि आप बड़ी मात्रा में सामान जमा कर रहे हैं और लोगों में घबराहट पैदा कर रहे हैं। कल सुबह 9 बजे आपसे थाने में आने का अनुरोध है। अगर आप नहीं आए तो हम खुद आपके घर आएंगे। फोन कट गया। मैं खिड़की से बाहर रात के आसमान को देखने लगा। आसमान में कोई तारा नहीं था, सिर्फ दूर की ऊंची इमारतों की रोशनियां थीं और सिर्फ 24 घंटे बाकी थे। सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं पागल था या फिर यह दुनिया पागल हो गई थी? सुबह के 3 बजे एक नोटिफिकेशन ने मुझे पूरी तरह जगा दिया। आपातकालीन सूचना, सिस्टम मेंटेनेंस के कारण कुछ क्षेत्रों में नेटवर्क सेवाओं में उतार चढ़ाव हो सकता है, कृपया समझें। मैंने तुरंत कंप्यूटर खोला और तरह तरह की जानकारी डाउनलोड करना शुरू कर दिया। मेडिकल फर्स्ट एड, जंगल में जीवित रहने के तरीके, औजार बनाने की जानकारी, खाना सुरक्षित रखने के तरीके, जो कुछ डाउनलोड किया जा सकता था मैंने सब डाउनलोड कर लिया। इंटरनेट की स्पीड लगातार धीमी होती जा रही थी और आखिरकार पूरी तरह बंद हो गई। मैंने फोन उठाया। सिग्नल सिर्फ एक बार था। मैंने अपने माता पिता को मैसेज भेजा, हाल में घर से बाहर मत निकलना, थोड़ा ज्यादा खाना खरीद लेना। मैसेज दिखाई दे रहा था, भेजा नहीं जा सका। सुबह होने वाली थी। पूर्व दिशा में आसमान धीरे धीरे सफेद होने लगा। एक नया दिन शुरू हो रहा था। आखिरी दिन। मैं बालकनी में खड़ा होकर इस शहर को देख रहा था जो जल्द ही बदलने वाला था। सड़कों पर पहले से ही कुछ लोग सुबह सुबह निकल चुके थे। उन्हें अभी नहीं पता था कि शायद
यह आखिरी सामान्य सुबह थी। 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। रविवार सुबह के 8 बजे दरवाजे पर हुई दस्तक ने मुझे नींद से जगा दिया। यह सामान्य दस्तक नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ दरवाजा खटखटा रहे हों। सिक्योरिटी कैमरे में गलियारा लोगों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। सबसे आगे प्रॉपर्टी मैनेजर था, उसके पीछे 7-8 पड़ोसी थे और उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड बूढ़ा जांग भी था। उन सभी के चेहरों पर गुस्सा और शक साफ दिखाई दे रहा था। ली वेई, दरवाजा खोलो, हमें पता है कि तुम अंदर हो। मैंने कपड़े पहने, गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। सिर्फ एक छोटी सी दरार, सुरक्षा चेन अभी भी लगी हुई थी। क्या बात है? प्रॉपर्टी मैनेजर ने मेरे सामने प्रिंट की हुई तस्वीरों का एक बंडल उठा दिया। समझाओ, इतना सारा सामान जमा क्यों कर रहे हो? तस्वीरें बिल्कुल साफ थीं। सामान लाते हुए मेरे हर एक दृश्य की तस्वीर थी। बूढ़ा झांग पीछे से बोला, मैंने गिनती की है, कम से कम 20 गाड़ियों में सामान आया है। इतना सामान तो एक आदमी को कई साल तक खिलाने के लिए काफी है। यह मेरी आजादी है। आजादी? चश्मा पहने एक अधेड़ आदमी आगे बढ़ाया। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस व्यवहार से लोगों में घबराहट फैल सकती है? सब लोग सोच रहे हैं कि कहीं युद्ध तो शुरू नहीं होने वाला। मैंने कोई खबर किसी को नहीं बताई है, तो फिर तुम इतना सामान क्यों जमा कर रहे हो? प्रॉपर्टी मैनेजर लगातार दबाव डाल रहा था। क्या तुम्हें कोई अंदर की खबर मिली है? तुम कहाँ काम करते हो? क्या तुम किसी सरकारी विभाग में काम करते हो? भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, इससे सामान बाहर निकालकर बांटने को कहो। हाँ, क्यों सिर्फ यह अकेला आदमी सामान जमा करके रखे? पुलिस को बुलाओ। मैंने इस भीड़ को देखा। मेरे दिल में अचानक एक गहरी उदासी पैदा हुई। 24 घंटे बाद वे सभी पछताएंगे, लेकिन अभी कुछ भी कहना बेकार था। यह कंपनी का सामान है। मैंने फिर वही बहाना इस्तेमाल किया, कल इसे ले जाया जाएगा। किसे बेवकूफ बना रहे हो? प्रॉपर्टी मैनेजर ने ठंडी हंसी हंसी। कौन सी कंपनी अपना माल किसी कर्मचारी के घर में रखती है? ठीक उसी समय जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने वाली थी, लिफ्ट ने डिंग की आवाज की। दरवाजा खुला। बाहर सु शियाओयू आया। उसने बेहद सुंदर मेकअप कर रखा था, हाथ में फोन था और वह लाइव स्ट्रीम कर रहा था। दोस्तों देखिए यहाँ क्या हो रहा है। लोग मेरे पड़ोसी के घर के बाहर क्यों जमा है? आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं? प्रॉपर्टी मैनेजर का चेहरा बदल गया। सु मैडम, यह मालिकों के बीच का निजी मामला है। सीम, निजी मामला? तो क्या निजी मामला होने के नाम पर किसी के घर के दरवाजे को इस तरह घेरा जा सकता है? उसने फोन का कैमरा प्रॉपर्टी मैनेजर की तरफ कर दिया। आइए मेरे फॉलोअर्स को समझाइए, क्या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को इस तरह किसी निवासी को परेशान करने का अधिकार है? हमने किसी को परेशान नहीं किया। तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सु शियाओयू मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कोई अपने घर में क्या सामान रखता है, इससे आपको क्या मतलब? लाइव स्ट्रीम के कमेंट लगातार तेजी से आने लगे। हर कोई पूछ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। प्रॉपर्टी मैनेजर समझ गया कि अगर यह मामला ज्यादा बड़ा हो गया तो स्थिति संभालना मुश्किल होगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। सु मैडम, आपको पूरी स्थिति का पता नहीं है। मुझे पता है, सु शियाओयू मीठी मुस्कान के साथ बोला। ली भाई ने कहा है कि यह कंपनी का सामान है, कुछ समय के लिए यहाँ रखना है। इसमें क्या समस्या है? फिर उसने कैमरा अपनी तरफ घुमाया। दोस्तों आप लोग बताइए, क्या अपने ही घर में सामान रखना अपराध है? कमेंट सेक्शन में एक साथ जवाब आने लगे। अपराध नहीं है, प्रॉपर्टी वाले जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे हैं। सपोर्ट करो इस लड़की को। प्रॉपर्टी मैनेजर फिर कुछ कहने की कोशिश करने लगा। क्या कह रहे हो? तभी उसका फोन बज उठा। फोन उठाकर बात खत्म करने के बाद उसके चेहरे का रंग बहुत खराब हो गया। फिलहाल ऐसा ही रहने देते हैं, उसने दांत भींचते हुए कहा। लेकिन मिस्टर ली, ऊपर तक इस मामले की जानकारी पहुंच चुकी है। आपके पास कोई उचित स्पष्टीकरण होना चाहिए। भीड़ अनिच्छा से वहां से चली गई। जाते समय बूढ़े झांग ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। सु शियाओयू ने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी और दीवार से टिक गया। आखिरकार चले गए। धन्यवाद, मुझे धन्यवाद मत दो, मैंने यह अपने लिए किया है। उसकी मुस्कान गायब हो गई। ली भाई, अभी अभी मुझे खबर मिली है, एस शहर का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। कारण बताया गया है कि उपकरणों में खराबी है। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि उसने एयरपोर्ट पर सुरक्षात्मक सूट पहने हुए लोगों को देखा है। एस शहर यहाँ से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। तुम्हें कुछ और सामान तैयार कर लेना चाहिए। मैंने तैयारी कर ली है, मैंने कहा। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन पता नहीं इतना काफी होगा या नहीं। ली भाई, अगर सच में कुछ हो गया तो क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे? मैं सामान के बदले तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने उसे देखा। वह लड़की जो आमतौर पर हमेशा चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली लाइव स्ट्रीमर थी, इस समय उसके चेहरे पर डर और उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। उस समय देखा जाएगा। उसने सिर हिलाया और ज्यादा जोर नहीं दिया। मैं समझ सकता था, दुनिया के अंत में किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। दोपहर तक हालात बदलने लगे। वास्तविक इंटरनेट पूरी तरह बंद हो गया। मोबाइल सिग्नल कभी आता कभी गायब हो जाता। टीवी पर सिर्फ कुछ चैनल बचे थे और वे भी बार बार वही मनोरंजन कार्यक्रम चला रहे थे। मैं बालकनी में खड़ा था। सड़क पर लोगों की संख्या साफ तौर पर कम हो चुकी थी। हालांकि आज रविवार था, लेकिन इतनी सुनसान सड़क सामान्य नहीं थी। दूर कहीं पुलिस की गाड़ी की लाइट चमकती हुई गुजरती थी। उसके पीछे लंबा सायरन सुनाई देता था। दोपहर के 3 बजे सोसाइटी का मालिकों वाला ग्रुप पूरी तरह फट पड़ा। हालांकि इंटरनेट रुक रुक कर चल रहा था, लेकिन खबर फिर भी फैल गई। हाईवे बंद कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि सड़क की मरम्मत चल रही है। एयरपोर्ट भी बंद है। हर जगह सामान लूट लिया गया है। कहीं भी खाना नहीं मिल रहा। सब 1602 की वजह से हुआ है। उसे जरूर कुछ पता है। एक बार फिर सारी उंगलियां मेरी तरफ उठने लगी। इस बार आने वाले लोग और भी ज्यादा थे और पहले से ज्यादा उत्तेजित। वे मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर गालियां दे रहे थे। वे मांग कर रहे थे कि मैं अपना सामान सबके साथ बांटूं। कह रहे थे कि यह विशेष समय है और
और ऐसे समय में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कुछ लोग तो दरवाजा तोड़ने भी लगे, लेकिन दंगारोधी दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला। ली वेई, तुम स्वार्थी कमीने हो। मुसीबत में सबको साथ रहना चाहिए। तुम अकेले जिंदा बचना चाहते हो, उसका दरवाजा तोड़ दो। सामान सबका है। मैं लिविंग रूम में बैठा सिक्योरिटी कैमरे की स्क्रीन देख रहा था। उन लोगों के मुड़े तुड़े और विकृत चेहरे दिखाई दे रहे थे जो पड़ोसी आम दिनों में सभ्य और शिष्ट व्यवहार करते थे, इस समय पागलों की तरह लग रहे थे। घबराहट वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। शाम के 7 बजे स्थिति और बिगड़ गई। उन्होंने दरवाजा तोड़ने के लिए औजार निकाल लिए। मैंने वॉकी टॉकी उठाया। पहले टेस्टिंग के समय मैंने एक वॉकी टॉकी गलियारे में छोड़ दिया था। सभी लोग सुने। मेरी आवाज वॉकी टॉकी से बाहर आई। आप लोग मेरे घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्ड कर अपनी माँ को दिखा। किसी ने गाली देते हुए चिल्लाया। अब इस समय इसकी कौन परवाह करता है, तो मैं भी तुम्हें बता देता हूँ। मेरी आवाज बेहद शांत थी। तुम लोग इस दरवाजे को तोड़ नहीं सकते, और अगर तोड़ भी लिया तो मेरे पास हथियार है। भीड़ एक पल के लिए शांत हो गई। तुम्हारे पास बंदूक है? प्रॉपर्टी मैनेजर की आवाज में थोड़ा कंपन था। तुम लोग कोशिश करके देख सकते हो। आधे घंटे तक दोनों पक्ष आमने सामने डटे रहे। आखिरकार वे लोग चले गए, लेकिन मैं जानता था यह सिर्फ अस्थायी था। रात के 11 बजे मैंने आखिरी बार अपने सारे उपकरणों की जांच की। दंगारोधी दरवाजा सही था। सिक्योरिटी कैमरे सामान्य थे। जनरेटर तैयार था। हथियार तैयार थे। खाना और पानी 2 लोगों के लिए पर्याप्त था। हाँ, 2 लोगों के लिए। मैंने फैसला कर लिया था, अगर कल सच में प्रकोप शुरू हो गया तो मैं सुशियाओयू को अपने साथ रहने दूंगा। इसलिए नहीं कि मैं दयालु था, बल्कि इसलिए कि दुनिया के अंत में 2 लोग एक दूसरे पर भरोसा करके साथ रहें तो अकेले सामना करने की तुलना में जिंदा रहना आसान होगा। रात के 11:43 बजे अचानक फोन का सिग्नल वापस आ गया। एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आया। आपातकालीन सूचना। कल से इस शहर में अस्थायी नियंत्रण उपाय लागू किए जाएंगे। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि घर के अंदर रहें और बाहर न निकलें। कारण नहीं बताया गया था। समय सीमा भी नहीं बताई गई थी। मैं बालकनी में चला गया। पूरा शहर एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। न गाड़ियों की आवाज, न लोगों की आवाज, यहाँ तक कि कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नहीं थी। सिर्फ दूर कहीं कहीं पुलिस की लाइटें चमक रही थीं, अंधेरे में भूतों की तरह। रात के 11:59 बजे मैंने फोन पर समय बदलते हुए देखा। आधी रात। सोमवार शुरू हो गया। लगभग उसी समय दूर से पहली चीख सुनाई दी। सुबह के 5 बजे मैं खिड़की के बाहर हुई टक्कर की आवाज से जाग गया। यह सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि लगातार हो रही किसी भारी चीज की टक्कर जैसी आवाज थी। उसके साथ धातु के मुड़ने की आवाज भी आ रही थी। मैं बालकनी की तरफ दौड़ा और नीचे देखा। सुबह की हल्की रोशनी में नीचे का दृश्य देखकर मेरी सांस अटक गई। सोसाइटी का मुख्य गेट पहले ही टूट चुका था। एक कार गेट के सामने तिरछी खड़ी थी। उसका बोनट पूरी तरह अंदर धंस चुका था। कार का दरवाजा खुला हुआ था। ड्राइविंग सीट पर गहरे रंग के निशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि कार के आसपास कुछ परछाइयां घूम रही थीं। उनकी हरकतें कठोर और अजीब थीं। यह मैंने अब तक देखी किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा भयावह था। यह बिल्कुल अलग तरह का वायरस था। सुबह 6:15 बजे इंसान की एक चीख सुनाई दी, नीचे की किसी मंजिल से। चीख इतनी दर्दनाक थी कि दिल दहला दे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने सिक्योरिटी कैमरा खोला। गलियारा अभी भी खाली था, लेकिन चीख पुकार और भागने की आवाजों से साफ पता चल रहा था कि कोई भाग रहा था और कोई चीज उसका पीछा कर रही थी। सुबह 6:42 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। वह सुशियाओयू था। उसने अभी भी नाइट सूट पहन रखा था। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। हाथ में एक बैग था। जल्दी बाहर बाहर। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने उसे अंदर आने दिया। जल्दी से दरवाजा बंद करो। मैंने देखा उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे लोगों को काट रहे हैं। सच में लोगों को काट रहे हैं। गहरी सांस लो। शांत हो जाओ। मैंने उसे पानी की एक बोतल दी। तुम क्या लेकर आए हो? उसने बैग खोला। कुछ बोतलें पानी की, कुछ स्नैक्स, पावर बैंक और एक फल काटने वाला चाकू। बहुत कम है, मुझे पता है। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला। कल खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन हर जगह दुकानें बंद थीं। सुबह के 7 बजे पूरी बिल्डिंग जाग चुकी थी। चीखें, दरवाजे तोड़ने की आवाजें, मदद के लिए पुकार, सब एक साथ सुनाई दे रहे थे। हे भगवान! सुशियाओयू ने अपना मुंह ढक लिया। कल जो लोग मेरा सामान लूटने आए थे वे सभी आ गए हैं। प्रॉपर्टी मैनेजर सबसे आगे था। उसकी शर्ट फटी हुई थी। चेहरे पर खून लगा हुआ था। दरवाजा खोलो। मैं आपसे विनती करता हूँ। वे लोग पागलों की तरह दरवाजा पीट रहे थे। उनकी आवाज ने उन चीजों को भी अपनी तरफ खींच लिया था। सिक्योरिटी कैमरे के जरिए मैंने देखा, गलियारे के आखिर में एक परछाई दिखाई दी। वह बूढ़ा झांग था, लेकिन अब वह पहले वाला बूढ़ा झांग नहीं था। उसकी यूनिफॉर्म फटी हुई थी, आंखें खून से लाल थीं और उसके मुंह के कोने पर गहरे लाल रंग के निशान थे। दरवाजा खोलो। प्रॉपर्टी मैनेजर ने बूढ़े झांग को देखते ही उसकी आवाज बदल गई। मैंने हाथ में पकड़ी क्रॉसबो को कसकर पकड़ लिया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। सुशियाओयू ने मेरी तरफ देखा। तुम उन्हें बचाओगे नहीं? बचा नहीं सकता। मैंने मॉनिटर की तरफ इशारा किया। बहुत देर हो चुकी है। बूढ़ा झांग अचानक झपटा। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। प्रॉपर्टी मैनेजर वहीं गिर पड़ा। गलियारा एक कसाईखाने में बदल गया। खून के छींटे सिक्योरिटी कैमरे के लेंस पर पड़े। स्क्रीन का पूरा दृश्य गहरे लाल रंग में बदल गया। सुशियाओयू बाथरूम की तरफ भागा और उल्टी करने लगा। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा रहा। बाहर की आवाजें धीरे धीरे शांत होती गईं। सुबह के 8:30 बजे फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार दस्तक बहुत हल्की थी, बहुत लयबद्ध। मैंने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। गलियारे में प्रॉपर्टी मैनेजर खड़ा था। उसने अभी भी वही फटी हुई शर्ट पहन रखी थी। वह
वह सिर झुकाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। लीव वे, उसकी आवाज भर्राई हुई थी। दरवाजा खोलो। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह खून से लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर लगे घाव से अभी भी मवाद बह रहा था। दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है। उसने अपने सिर से दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसका माथा बहुत जल्दी फट गया। खून बहने लगा, लेकिन उसे जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह लगातार मशीन की तरह दरवाजे से सिर टकराता रहा। सु शियाओयू ने अपने कानों को ढक लिया और सोफे के कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। मैंने वॉकी टॉकी उठाया। चले जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। प्रॉपर्टी मैनेजर ने अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे वह इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह मुस्कुराया। वह मुस्कान विकृत और डरावनी थी। तुम बाहर आओगे? वह मुड़ा और गलियारे के आखिरी छोर पर जाकर गायब हो गया। अगले कुछ घंटों तक पूरी बिल्डिंग से लगातार तरह तरह की आवाजें आती रहीं। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था और कुछ चीजें इधर उधर घूम रही थीं, किसी को खोज रही थीं। दोपहर के 12 बजे अचानक सब कुछ शांत हो गया। मौत जैसी खामोशी। मैंने सिक्योरिटी कैमरा खोला। गलियारे में एक भी इंसान नहीं था। सिर्फ जमीन पर पड़े खून के निशान इस बात का सबूत थे कि अभी जो कुछ हुआ था वह कोई भ्रम नहीं था। खत्म हो गया? सु शियाओयू ने पूछा। नहीं, मैंने सिर हिलाया। ये तो सिर्फ शुरुआत है। दोपहर के 2 बजे एक नया संकट सामने आया। सामने वाली इमारत में आग लग गई थी। काला धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। बहुत जल्दी आग पास वाली इमारत तक फैल गई। अगर आग यहाँ तक पहुंच गई तो? सु शियाओयू का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। नहीं पहुंचेगी। मैंने खिड़की के बाहर इशारा किया। हमारे और उनके बीच कम से कम 50 मीटर का छोटा सा मैदान है, लेकिन धुआं एक अलग समस्या है। काला धुआं किसी जहरीले पदार्थ की तरह फैल रहा था। दृश्यता लगातार कम होती जा रही थी। हमने सभी खिड़कियां कसकर बंद कर दी, लेकिन फिर भी जले हुए सामान की गंध अंदर आ रही थी। शाम के 6 बजे बिजली चली गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आग की लपटें अब भी नाच रही थीं। उन्होंने पूरे आसमान को एक अजीब नारंगी लाल रंग में रंग दिया था। मैंने जनरेटर चालू नहीं किया। उसकी आवाज बहुत ज्यादा थी। दिन के समय सोलर पैनलों से जमा की गई बिजली से सिर्फ एक लाइट चलाना पर्याप्त था, लेकिन मैंने सभी लाइटें बंद कर दी। मैं सर्वाइवल के एक महत्वपूर्ण नियम को अच्छी तरह समझता था। खुद को उजागर नहीं करना चाहिए। सु शियाओयू मेरे सामने बैठा था। हमने पहली बार साथ में रात का खाना खाया। इंस्टेंट नूडल्स और कंप्रेस्ड बिस्किट। ली भाई, उसने अचानक पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि ये सब होने वाला है? मैं कुछ देर चुप रहा। किसी ने मुझे चेतावनी दी थी। कौन? एक दोस्त, लेकिन अब उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। उसने सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं किया। रात के 9 बजे खिड़की पर दस्तक हुई। 16वीं मंजिल पर किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। हम दोनों वहीं जम गए। धीरे धीरे हम खिड़की के पास पहुंचे। मैंने पर्दे में एक छोटी सी दरार खोली। बाहर फायर एस्केप सीढ़ी पर एक इंसान लटका हुआ था। सही शब्दों में कहूं तो वह कभी इंसान था। वह अपने सिर से कांच पर टक्कर मार रहा था। एक बार, फिर एक बार, यांत्रिक और लगातार। ये यहाँ तक कैसे चढ़ाया? चुप रहो, मैंने सु शियाओयू को इशारा किया। मैंने क्रॉसबो उठाया और खिड़की के बाहर निशाना साधा। अगर उसने कांच तोड़ दिया तो मुझे पहली ही बार में उसे खत्म करना होगा। अच्छी बात यह थी कि कांच काफी मजबूत था। वह चीज कुछ देर तक कांच पर सिर मारती रही। शायद उसे समझ आ गया कि वह अंदर नहीं आ सकती। फिर उसने ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। उस समय मुझे बेहद खुशी हुई कि मैंने घर की सभी लाइटें बंद कर दी थीं। अगर उसने मुझे और सु शियाओयू को अंदर देख लिया होता तो वह निश्चित रूप से कांच तोड़ने के लिए और ज्यादा जुनूनी हो जाती। हे भगवान, वे दीवारों पर भी चढ़ सकते हैं। सु शियाओयू की आवाज कांप रही थी। अगर वे दीवारों पर चढ़ सकते हैं तो ऊंची मंजिलें अब सुरक्षित नहीं है। देर रात तक भी मुझे नींद नहीं आई। दिन में मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ने वाले उस जॉम्बी को देखने के बाद 16वीं मंजिल पर होने के बावजूद कोई भी चैन से नहीं सो सकता था। भले ही मेरे पास इस समय एक मशहूर खूबसूरत महिला स्ट्रीमर ही क्यों न थी, मैं भी बेचैनी से बैठा था। दुनिया के अंत की पहली रात मैंने फैसला किया कि मैं और सु शियाओयू बारी बारी से पहरा देंगे। उसके सो जाने के बाद मैं खिड़की के पास खड़ा होकर जलते हुए शहर को देखने लगा। आग की रोशनी में सड़कों पर घूमती हुई परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वे झुंड में घूम रहे थे, बिना किसी उद्देश्य के। कभी कभी किसी जगह पर इकट्ठा होते, फिर दोबारा अलग अलग दिशाओं में फैल जाते। फोन में बहुत पहले ही सिग्नल खत्म हो चुका था। रेडियो में सिर्फ खरखराहट सुनाई दे रही थी। यह दुनिया सिर्फ एक रात में ढह गई थी। किसी को नहीं पता था कि कल क्या होगा। मैंने पीछे मुड़कर बिस्तर पर सिकुड़े हुए रेशम के कोकून जैसी आकृति को देखा। उसकी सांसें कभी हल्की तो कभी भारी हो रही थीं। मैं जानता था कि वह भी सो नहीं रहा था। बाहर के नर्क जैसे दृश्य को देखते हुए और कमरे के अंदर उसकी हल्की सांसों की आवाज सुनते हुए। इसके उलट मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। कम से कम अभी हमारे पास खाने पीने की कमी नहीं थी और साथ में एक इंसान था। अगर कुछ महीनों बाद हमारा सामान खत्म हो जाए और हम मर भी जाएं, तो भी यह इसके लायक था। रात में इंसान के विचार हमेशा बहुत दूर तक चले जाते हैं। मैंने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। घर में मौजूद खाना कुछ समय तक चल सकता था, लेकिन जब सब खत्म हो जाएगा तो मुझे बाहर जाकर सामान ढूंढना ही पड़ेगा। उस समय क्या यह दुनिया भी मेरी कहानी की तरह बदल जाएगी और क्या अंत में सिर्फ मैं ही बचूंगा? अच्छा हुआ मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की थी, कुत्ता नहीं। यह सोचकर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। सुबह के 3 बजे सु शियाओयू उठ गया और मेरी जगह रात का पहरा संभाल लिया। ली भाई, उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हम जिंदा बच पाएंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा। डर था, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी थी। हाँ, मैंने कहा, हम जरूर जिंदा बचेंगे। हम शुरुआत से ही बढ़त में हैं। हमारा किला आसान
आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन मैं दिल से जानता था यह सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए कहा गया था। इस टूटती हुई दुनिया में जिंदा रहना ही अपने आप में एक चमत्कार था। आसमान धीरे धीरे उजाला होने लगा। एक नया दिन शुरू होने वाला था। दुनिया के अंत का दूसरा दिन, दुनिया के अंत का 7वां दिन। पानी बंद हो गया। मैंने नल घुमाया, लेकिन सिर्फ हवा की सिसकारी जैसी आवाज आई। मुझे पहले से इसका अंदाजा था, लेकिन जब यह सच में हुआ तो फिर भी दिल घबरा गया। कितना पानी बचा है? सुशियाओयू ने पूछा। मिनरल वाटर 200 डिब्बे, हर डिब्बे में 24 बोतलें, हर बोतल 500 मिलीलीटर की। मैंने तेजी से हिसाब लगाया। अगर हम बचाकर इस्तेमाल करें तो 2 लोग 2 महीने तक चला सकते हैं। 2 महीने बाद मैंने बालकनी में लगे पानी इकट्ठा करने वाले उपकरण की तरफ इशारा किया। तब बारिश का पानी इकट्ठा करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। इस एक हफ्ते में हमने उन चीजों के व्यवहार के कुछ नियम धीरे धीरे समझ लिए थे। उनमें कुछ बुनियादी प्रवृत्तियां अभी भी बची हुई थीं। वे साधारण औजारों का इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने एक को पत्थर से दरवाजा दबाते हुए देखा था। उनमें बुनियादी सामूहिक व्यवहार भी था। वे जीवित लोगों की मौजूदगी वाले इलाकों के पास इकट्ठा होते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हें खाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वे सक्रिय रह सकते थे। कम से कम इस एक हफ्ते में हमने उन्हें खाते हुए नहीं देखा था। वे जीव विज्ञान के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं, सुशियाओयू ने कहा। वह पिछले कुछ दिनों से लगातार उनका निरीक्षण करके रिकॉर्ड बना रहा था। उसकी नोटबुक घनी लिखावट से भर चुकी थी। दिन में वे बिल्डिंग के अंदर घूमते रहते थे। रात में वे छोटे से मैदान में इकट्ठा हो जाते थे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। आज की असामान्य घटना दोपहर से शुरू हुई। सिक्योरिटी कैमरे में कुछ अलग तरह की परछाइयां दिखाई दी। जीवित इंसान, 3 आदमी, पूरी तरह तैयार, सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। वे सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आ रहे थे। उनके हाथों में लोहे की रॉड और चाकू थे। उनका नेता वह आदमी था जिसे मैं जानता था। वह बगल वाली बिल्डिंग का निवासी था। उसका उपनाम चेन था। वे घर घर तलाशी ले रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे और अंदर जाकर सामान उठा रहे थे। वे लूटपाट कर रहे हैं। सुशियाओयू ने भौहें सिकोड़ ली। नहीं, मैंने उसे सुधारा। वे जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई कानून नहीं है। चेन के लोग बहुत जल्दी 15वीं मंजिल तक पहुंच गए। सीढ़ियों के कैमरे से मैं उनकी बातचीत सुन सकता था। 16वीं मंजिल पर 2 और घर हैं, जाकर देखें। 1602 वाले घर में मत जाना, दरवाजा बहुत मजबूत है। 1601 आजमा सकते हैं। 1602 वही है ना जो सामान जमा कर रहा था? हाँ, लेकिन उसने तैयारी कर रखी है। आसान नहीं होगा। वे कुछ देर तक आपस में चर्चा करते रहे और आखिरकार ऊपर आ ही गए। सुशियाओयू ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वे आ गए। घबराओ मत, मैंने क्रॉसबो उठा लिया। वे जबरदस्ती नहीं करेंगे। जैसा मैंने सोचा था, चैन ने सिर्फ दरवाजे के बाहर कुछ देर निरीक्षण किया। दंगारोधी दरवाजा और सिक्योरिटी कैमरे देखकर उसने समझदारी से वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन जाते समय उसने कैमरे की तरफ हाथ से एक इशारा किया। उसे पता था कि मैं उसे देख रहा हूँ। वे 1601 वाले फ्लैट में चले गए। वह घर पिछले एक हफ्ते से खाली था। दोपहर में इससे भी बड़ा समूह दिखाई दिया। इस बार 7-8 लोग थे। उनके पास बेहतर सामान था, यहाँ तक कि कुछ लोगों के हाथों में शिकार करने वाली बंदूकें भी थीं। उनका नेता एक गंजा आदमी था, चौड़े कंधे और मजबूत शरीर वाला। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उससे उलझना आसान नहीं होगा। उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। मेरा घर 1602। मुझे पता है कि तुम अंदर हो। गंजे आदमी ने बंदूक के कुंदे से दरवाजे पर प्रहार किया। बाहर आओ, बात करते हैं। मैंने वॉकी टॉकी के जरिए जवाब दिया। जो कहना है कहो, सीधी बात करता हूँ। हमने एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया है। स्टेडियम में सामान साझा किया जाता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। हमसे जुड़ जाओ। अकेले छिपने से बेहतर है। सुनने में अच्छा लग रहा है तो दरवाजा खोलो। तुम लोग कौन हो? गंजा आदमी हंसा। दुनिया खत्म होने से पहले मैं मार्शल आर्ट्स का स्कूल चलाता था। अब मान लो कि मैं अस्थायी प्रबंधक हूँ। हमारे साथ 30 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। सब अपनी इच्छा से आए हैं। लेकिन उसकी आवाज में एक खतरनाक एहसास था। मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। मैं सोचकर बताऊंगा, ज्यादा मत सोचना। गंजा आदमी मुड़ा और वहाँ से जाने लगा। हाँ, तुम्हारे साथ जो खूबसूरत लड़की है उसका भी स्वागत है। सुशियाओयू का चेहरा बदल गया। उन्हें पता था कि वह यहाँ है। गंजे आदमी के जाने के बाद हम दोनों चुप रहे। वे अच्छे लोग नहीं हैं, सुशियाओयू ने कहा। दुनिया के अंत में कोई अच्छा इंसान नहीं होता। मैंने अपने हथियारों की जांच की, खुद को भी शामिल करके। रात में एक अप्रत्याशित घटना हुई। गंजे आदमी की टीम जब वहाँ से निकल रही थी तो उसने कुछ बचे हुए संक्रमित लोगों को जगा दिया। गोली चलने की आवाज गूंजी। उसने और भी ज्यादा संक्रमितों को अपनी तरफ खींच लिया। बहुत जल्दी पूरी बिल्डिंग में भागने और चीखने की आवाजें गूंजने लगी। हम सिक्योरिटी कैमरे के जरिए इस पूरी लड़ाई को देख रहे थे। गंजा आदमी सच में काफी सक्षम था। वह लगातार निर्देश दे रहा था, व्यवस्थित तरीके से लड़ते हुए पीछे हट रहा था। लेकिन संक्रमित बहुत ज्यादा थे। वे हर मंजिल से बाढ़ की तरह निकल रहे थे। कुछ लोग पीछे छूट गए। पल भर में उन्हें जमीन पर गिराकर दबोच लिया गया। कुछ लोग निवासियों के घरों में छिपना चाहते थे, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। अंत में सिर्फ गंजा आदमी और उसके 2 आदमी वहाँ से बचकर निकल पाए। सुशियाओयू ने कहा, लेकिन मुझे पता है वे फिर वापस आएंगे और अगली बार वे और ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। देर रात एक और समस्या सामने आई। सामने वाली इमारत की आग आखिरकार बुझ गई, लेकिन उसकी सीढ़ियां पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। कुछ मंजिलें भी ढह चुकी थीं। इससे भी बुरी बात यह थी कि संक्रमित अब बाहर फैलने लगे थे। नए शिकार की तलाश में वे हमारी बिल्डिंग के नीचे आ गए और मुख्य दरवाजे पर हमला करने लगे। 10 मिनट बाद कांच का दरवाजा टूट गया। वे लॉबी में घुस आए। लिफ्ट पहले ही बंद थी, लेकिन सीढ़ियों का दरवाजा उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। क्या वे ऊपर आएंगे?
सुशियाओयू ने पूछा। हाँ, मैंने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इसके लिए समय चाहिए था। रात के 2 बजे पहला संक्रमित 16वीं मंजिल पर दिखाई दिया। वह उलझन में गलियारे में घूम रहा था, कभी कभी दरवाजों से टकराता। हमने अपनी सांसें रोक लीं, कोई आवाज नहीं की। वह मेरे घर के दरवाजे के सामने काफी देर तक रुका रहा। उसने हाथ से दरवाजे को टटोलना शुरू किया, जैसे किसी चीज को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपने सिर से दरवाजे पर टक्कर मारना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम, लय बिल्कुल समान थी, यांत्रिक, बार बार दोहराई जाने वाली। सुशियाओयू ने अपने कान ढक लिए। मैं उसे देख रहा था। वह लगातार हमला करता रहा। आधे घंटे बाद आखिरकार वह वहां से चला गया। उसके माथे का खून दरवाजे पर निशान छोड़ गया था। सिक्योरिटी कैमरे के नाइट विजन मोड में वह निशान हरे रंग में चमक रहा था। दूसरा सप्ताह शुरू हो गया। सामान लगातार खत्म हो रहा था। तनाव बढ़ रहा था। बाहर की दुनिया पूरी तरह ढह चुकी थी और हम पिंजरे में बंद जानवरों की तरह थे। हमें नहीं पता था कि यह पिंजरा आखिर कब तक टिकेगा। ली भाई, सुशियाओयू ने अचानक पूछा, अगर हमारा सामान खत्म हो गया तो क्या होगा? मैंने खिड़की के बाहर खंडहर बन चुके शहर को देखा। तो बाहर जाकर सामान ढूंढेंगे। बाहर जाना मतलब मौत है, यहीं रहना भी मौत है, बस समय का फर्क है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने उसे देखा। यह वही नाजुक और प्यारी दिखने वाली महिला स्ट्रीमर थी, लेकिन अब उसकी आंखों में दृढ़ता थी। दुनिया के अंत ने सभी को बदल दिया था। ठीक है, मैंने कहा, साथ चलेंगे। 10वां दिन बारिश आई। मूसलाधार बारिश ने इस मृत शहर को धोना शुरू किया और साथ ही उम्मीद भी लेकर आई। हमने तुरंत बारिश का पानी इकट्ठा करने वाला सिस्टम चालू कर दिया। पानी की हर बूंद कीमती थी। बारिश में उन संक्रमितों की गतिविधियां धीमी हो गईं। यह एक मौका है, हम अभी बाहर जाकर सामान ढूंढ सकते हैं। मैंने सुझाव दिया। बहुत खतरनाक है, लेकिन यह सबसे अच्छा मौका भी था। हमने काफी देर तक बहस की। आखिरकार हमने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। 14वां दिन। आसमान साफ था। लंबे समय बाद सूरज की रोशनी कमरे में आई, लेकिन उस रोशनी ने एक और भी क्रूर दुनिया को उजागर कर दिया। सड़कों पर संक्रमितों की संख्या साफ तौर पर बढ़ गई थी। वे कहां से आए? दूसरी सोसाइटियों से, या फिर कुछ बचे हुए लोग संक्रमित हो गए? इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उनका व्यवहार बदल रहा था। अब वे बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर नहीं घूमते थे, बल्कि व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा होकर आगे बढ़ते थे। कभी कभी सैकड़ों संक्रमित एक साथ एक ही दिशा में दौड़ पड़ते थे, जैसे उन्हें कोई संकेत मिल रहा हो। वे विकसित हो रहे हैं। सुशियाओयू ने एक डरावना निष्कर्ष निकाला। नहीं, मैंने सिर हिलाया। कहना चाहिए कि उन्हें नियंत्रित करने वाली चीज सीख रही है। नियंत्रित? तुम कहना चाहते हो? मुझे नहीं पता। मैंने उन अजीब परछाइयों को देखा, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। उस रात हमें गोलियों की आवाज सुनाई दी। 1-2 गोलियां नहीं, बल्कि लगातार गोलियों की आवाज, जैसे कोई छोटी सी लड़ाई चल रही हो। दूर आग की रोशनी चमक रही थी। विस्फोटों की आवाज से खिड़कियां तक हिल रही थी। कोई लड़ रहा है। सुशियाओयू उत्साहित होकर बोला, शायद सेना है। मैं इतना आशावादी नहीं था। अगर सेना भी है तो यह भी नहीं पता कि वे कितनी देर टिक पाएंगे। लड़ाई 2 घंटे तक चली, फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगले दिन हमने उसका परिणाम देखा। कुछ गलियों की दूरी पर एक बख्तरबंद वाहन सड़क किनारे पलटा पड़ा था। उससे काला धुआं निकल रहा था। उसके आसपास अनगिनत संक्रमित खड़े थे, लेकिन उनमें कुछ वर्दी पहने हुए लोग भी दिखाई दे रहे थे। बचाव अभियान विफल हो गया था। उम्मीद एक बार फिर टूट गई। तीसरा सप्ताह। बचे हुए लोग दिखाई देने लगे। 1-2 नहीं, बल्कि संगठित समूह। उनके पास अच्छे हथियार और बेहतर उपकरण थे। वे प्रशिक्षित थे। स्पष्ट था कि वे आम नागरिक नहीं थे। उनका नेता लगभग 40 साल का आदमी था। छोटे कटे हुए बाल, तेज नजरें। उसे देखते ही लगता था कि वह सैन्य पृष्ठभूमि से आया है। कुल 12 लोग थे, लाल रंग की छलावरण वर्दी में। हर किसी के पास हथियार था। दूरबीन से मैंने देखा कि उन्होंने सोसाइटी के अंदर एक अस्थायी ठिकाना बनाया था। उन्होंने वाहनों की मदद से सुरक्षा घेरे के लिए अस्थायी निगरानी टावर भी बनाए थे। यहाँ तक कि उनके पास जनरेटर भी था। क्या वे सेना है? सुशियाओयू की आंखों में उम्मीद चमकी। नहीं। मैंने उनकी बाह पर लगे चिन्ह की तरफ इशारा किया। कोई आधिकारिक पहचान नहीं है। शायद वे पूर्व सैनिक हैं या फिर कोई नागरिक संगठन। वे बहुत कुशलता से काम कर रहे थे। सुबह संक्रमितों को साफ करते, दोपहर में सामान इकट्ठा करते और रात में बारी बारी से पहरा देते। 3 दिनों के अंदर सोसाइटी के संक्रमितों का ज्यादातर हिस्सा साफ कर दिया गया। चौथे दिन रेडियो से आवाज आई, सभी बचे हुए लोगों का ध्यान दें, हम एक नागरिक राहत दल हैं। अब सोसाइटी लगभग सुरक्षित है। हमसे जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। हमारे पास खाना, पानी और हथियार हैं। आइए मिलकर इस मुश्किल समय से गुजरें। आवाज लाउडस्पीकर के जरिए पूरी बिल्डिंग में फैल गई। दोहराता हूँ, हम सुरक्षा और जरूरी सामान उपलब्ध कराते हैं। इकट्ठा होने की जगह सोसाइटी का केंद्रीय मैदान है। अपना सामान साथ लाएं। हम संसाधन साझा करेंगे और मिलकर जिंदा रहेंगे। सुशियाओयू ने मेरी तरफ देखा। क्या हमें जाना चाहिए? पहले और देखते हैं। बहुत जल्दी कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। सबसे पहले 10वीं मंजिल का एक परिवार, जिसमें 3 लोग थे। फिर 14वीं मंजिल के कुछ युवा। वे बड़े बड़े बैग लेकर डरते डरते मैदान की ओर चले गए। दूरबीन के जरिए मैंने आगे जो हुआ वह देखा। छोटे बालों वाला आदमी बहुत विनम्रता से उनका स्वागत कर रहा था। उसने उनके रहने की व्यवस्था की, खाना बांटा। देखने में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन रात होते ही महिलाओं को अलग अलग ले जाया गया। कहा गया कि उन्हें बेहतर रहने की जगह दी जाएगी। पुरुषों से उनका सारा सामान जमा करने को कहा गया। सारा सामान अब सामूहिक रूप से प्रबंधित किया जाएगा। किसी ने विरोध किया, उसे तुरंत काबू कर लिया गया। काम के बदले खाना, यही अब नया नियम है। छोटे बालों वाले आदमी की आवाज
आवाज ठंडी थी। युवा महिलाओं को दूसरे टेंट में ले जाया गया। वहाँ हथियारबंद लोग पहरा दे रहे थे। जानवर, सु शाओयू ने दांत पीसते हुए कहा, यही दुनिया का अंत है। उनके पास अच्छे हथियार और उपकरण थे, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर दुश्मनी नहीं दिखाई। छोटे बालों वाला आदमी लाउडस्पीकर के जरिए बोला, मेरा नाम चेन फेंक है। मैं पूर्व विशेष बल का सैनिक हूँ। मुझे पता है कि तुमने काफी तैयारी कर रखी है। हम यहाँ लूटपाट करने नहीं आए हैं। मैंने वॉकी टॉकी के जरिए जवाब दिया। क्या बात है? सहयोग। तुम्हारे पास सामान है, मेरे पास ताकत है। साथ मिलकर काम करना सबके लिए अच्छा होगा। मैं अकेला ठीक हूँ। अकेला? चेन फेंक हंसा। मुझे पता है कि अंदर एक महिला भी है। सु शाओजाए है ना? काफी खूबसूरत है। सु शाओयू का चेहरा सफेद पड़ गया। बेगुनाहों को धमकाना? चेन फेंक की आवाज बदल गई। दुनिया के अंत में एक खूबसूरत महिला का अकेले जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। हमसे जुड़ जाओ, मैं उसकी सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। दफा हो जाओ। चेन फेंक कुछ देर चुप रहा। मिस्टर ली, तुम्हारा दंगारोधी दरवाजा वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन तुम्हें किसी न किसी दिन बाहर आना ही पड़ेगा। सामान हमेशा नहीं चलेगा, वह बाद की बात है। ठीक है, मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूँ। वह मुड़ा और जाने लगा। याद रखना, यह दुनिया बदल चुकी है। नैतिकता और कानून अब अतीत की बातें हैं। जिंदा रहना ही एकमात्र सच्चाई है। उनके जाने के बाद सु शाओयू ने मुझसे पूछा, अगर वे जबरदस्ती करने लगे तो क्या होगा? दंगारोधी दरवाजा कुछ समय तक रोक सकता है। मैंने हथियारों की जांच की। अगर सच में कोई रास्ता नहीं बचा, मैंने सीधे 16वीं मंजिल की खिड़की की तरफ इशारा किया। नीचे कूदना बहुत जल्दी होगा। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। हाँ, यह भी उनसे बेहतर है। उस रात हालात और खराब हो गए। चेन फेंक के लोगों ने पूरी बिल्डिंग की आपूर्ति काटनी शुरू कर दी। जनरेटर की आवाज बंद हो गई। बैकअप जनरेटर भी नष्ट कर दिया गया। पानी की पाइप तोड़ दी गई। यहाँ तक कि अग्निशमन के लिए रखा पानी भी खाली कर दिया गया। वे हमें भूख प्यास से मारना चाहते हैं। नहीं, वे हमें मजबूर होकर उनके सामने झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। अगले दिन चेन फेंक फिर आया। मिस्टर ली, क्या सोचा? बिना पानी और बिजली के रहना मुश्किल हो रहा होगा। मेरे पास भंडार है। कितने समय तक चलाओगे? 1 महीना, 2 महीने, हम इंतजार कर सकते हैं। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। एक काफिला आ रहा था। 3 बख्तरबंद गाड़ियां सोसाइटी के अंदर दाखिल हुई। उनके शरीर पर स्पष्ट पहचान चिन्ह थे। बचाव दल, सच में बचाव दल। सु शाओयू उत्साह में उछल पड़ा। चेन फेंक का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपने लोगों को ठिकाने पर वापस जाने का आदेश दिया। बख्तरबंद गाड़ियां मैदान में रुक गईं। उनसे सैनिक उतरे। उनके पास अच्छे हथियार और उपकरण थे। उनकी गतिविधियां पेशेवर थीं। उनका नेता एक युवा सैन्य अधिकारी था। उसके कंधे के बैच से पता चलता था कि वह एक वरिष्ठ अधिकारी था। उन्होंने बहुत जल्दी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। चेन फेंक के लोगों ने विरोध नहीं किया। उनके हथियार जब्त कर लिए गए। सभी निवासियों का ध्यान दें, हम राहत दल हैं। अब से हम इस क्षेत्र की सफाई शुरू करेंगे। कृपया अपने घरों में रहें, बाहर न निकलें। सैन्य अधिकारी और चेन फेंक काफी देर तक बातचीत करते रहे। फिर एक अप्रत्याशित घटना हुई। चेन फेंक के लोगों को छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि उनके हथियार भी वापस कर दिए गए। क्या हो रहा है? सु शाओयू को समझ नहीं आया। उम्मीद फिर से टूट गई। उन्होंने समझौता कर लिया है। जैसा मैंने कहा था, कुछ ही देर बाद रेडियो पर एक नई आवाज आई। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम नागरिक शक्तियों के साथ सहयोग करेंगे, मिलकर व्यवस्था बनाए रखेंगे। श्री चेन फेंक इस क्षेत्र के प्रबंधन में हमारी सहायता करेंगे। सहयोग। दुनिया के अंत में सेना को भी समझौता करना पड़ रहा था। उस रात दरवाजे पर दस्तक हुई। वह अकेला था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। मिस्टर ली, मैं वांग वेई हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने दरवाजा खोला। पहली बार मैंने खुद से दरवाजा खोला था। वांग वेई बहुत जवान था, 30 साल से भी कम उम्र का। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दृढ़ता भी थी। मुझे पता है कि चेन फेंक क्या कर रहा है। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं, इसलिए तुम लोग उसके व्यवहार को चुपचाप स्वीकार कर रहे हो। स्वीकार नहीं कर रहे, मजबूरी है। बाहर की स्थिति तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा खराब है। हमारा यह दल आसपास के 100 किलोमीटर के इलाके में बची हुई एकमात्र नियमित सैन्य टुकड़ी है। बाकी सैनिक, संपर्क टूट चुका है। संचार व्यवस्था लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हम भी अपनी आखिरी ताकत पर लड़ रहे हैं। कमरे में खामोशी छा गई। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ, वांग वेई ने आगे कहा। परसों हम दक्षिण की ओर पीछे हटेंगे, प्रांतीय राजधानी के एकत्रीकरण केंद्र की ओर। अगर तुम लोग यहाँ से निकलना चाहते हो तो हमारे साथ चल सकते हो। चेन फेंक और उसके लोग, उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया है। वांग वेई का चेहरा जटिल हो गया। यह जगह अब उनका इलाका बन जाएगी। एक और चुनाव, कल रात से पहले मुझे जवाब दे देना। मिस्टर ली, दुनिया के अंत में अपनी सीमाओं पर कायम रहने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। तुम जो भी फैसला करो, अपना ख्याल रखना। उसके जाने के बाद मैं और सु शाओयू लंबे समय तक चर्चा करते रहे। जाना मतलब अपना पूरा भंडार छोड़ देना, रास्ते में लगभग निश्चित मौत का सामना करना, और यहाँ रहना मतलब चेन फेंक का सामना करना, और किसी भी समय हमारा घर टूट सकता था। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, आखिरकार सु शाओयू ने कहा। मैंने खिड़की के बाहर रात को देखा। वहाँ बख्तरबंद गाड़ियों की लाइटें थीं और चेन फेंक के ठिकाने से आती आग की रोशनी भी। हम यहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारा किला है। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं इसे किसी और के हाथों में नहीं सौंपूंगा। अगली शाम सेना वहाँ से चली गई। बख्तरबंद गाड़ियां रात के अंधेरे में गायब हो गईं। वे अपने साथ आखिरी बची हुई व्यवस्था भी ले गईं। सेना के जाने के तीसरे दिन की सुबह सब कुछ बदल गया। मैं एक बहुत बड़े धमाके की आवाज से मेरी नींद खुल गई। खिड़कियां कांप रही थीं। दूर आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई जगहों पर एक साथ धमाके हो रहे थे। पूरा
शहर मानो जल रहा था। क्या हो रहा है? सु शाओयू घबराकर उठ बैठा। मैंने दूरबीन उठाई और एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। आसमान में विमान उड़ते हुए गुजरे। वे यात्री विमान नहीं थे बल्कि परिवहन विमान थे। उसी समय छोटे छोटे ड्रोन का झुंड नीचे आसमान में चक्कर लगा रहा था, जैसे कि वे जासूसी कर रहे हों। बमबारी? सु शाओयू ने अनुमान लगाया। नहीं। मैंने दूर की ओर इशारा किया। धमाकों के बाद वहां कुछ दल सड़क की सफाई कर रहे थे। उनके उपकरण बेहतरीन थे और उनकी गतिविधियां बेहद पेशेवर थीं। वे व्यवस्थित तरीके से संक्रमित लोगों को साफ कर रहे थे। हर क्षेत्र को साफ करने के बाद वे धुएं का निशान छोड़ रहे थे। यह बड़े पैमाने पर सफाया अभियान था। अचानक रेडियो पर आवाज आई, लेकिन यह चेन फेंक की आवाज नहीं थी। सभी नागरिक ध्यान दें, यहाँ संयुक्त कमान केंद्र है। हम डॉन ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और संक्रमित क्षेत्रों की पूरी तरह सफाई कर रहे हैं। सभी जीवित बचे लोग घर के अंदर रहें, बाहर न निकलें। दोहराता हूँ, चेन फेंक का ठिकाना अस्त व्यस्त हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नियमित सेना इतनी बड़ी संख्या में हस्तक्षेप करेगी। अफरा तफरी में कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे, कुछ ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी काबू कर लिया गया। एक विशेष दल पैराशूट से आवासीय परिसर में उतरा और 10 मिनट के भीतर स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। चेन फेंक और उसके लोगों को हथियारों से वंचित करके बांध दिया गया और ले जाया गया। जिन जीवित बचे लोगों को उन्होंने अपने नियंत्रण में रखा था, उन्हें आजादी मिल गई। सभी निवासियों, लाउडस्पीकर से आवाज आई, हम एक सैन्य क्षेत्र की विशेष सेना हैं। अब हम जीवित बचे लोगों की जानकारी दर्ज करना शुरू कर रहे हैं और निकासी की तैयारी कर रहे हैं। सभी जीवित बचे लोग अपना आवश्यक सामान लेकर आवासीय परिसर के केंद्रीय मैदान में इकट्ठा हों। मैंने और सु शाओयू ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बार यह सचमुच खत्म हो गया था। दोपहर 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 पूरी तरह हथियारबंद सैनिक दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनके मास्क के पीछे युवा चेहरे दिखाई दे रहे थे। नमस्ते, हम बचाव दल से हैं। यहाँ कितने जीवित बचे लोग हैं? 2। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? कोई घायल या संक्रमण के लक्षण तो नहीं? दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने साधारण पंजीकरण किया और फिर मुझे एक पर्चा दिया। कल सुबह 8 बजे आवासीय परिसर के मैदान में इकट्ठा होना है। हर व्यक्ति अपने साथ एक बैग सामान ले जा सकता है। बस सभी को अस्थायी राहत केंद्र तक ले जाएगी। राहत केंद्र कहाँ है? दक्षिणी क्षेत्र का स्टेडियम। वहाँ पहले से ही सुरक्षित क्षेत्र बनाया जा चुका है। उनके जाने के बाद मैंने पूरे कमरे में भरे सामान को देखा। मेरे मन में अजीब सी भावनाएं थीं। इतने लंबे समय तक तैयारी की, इतना सारा सामान जमा किया, लेकिन अंत में केवल एक बैग लेकर ही जा सकते थे। कम से कम हम जिंदा तो बच गए। सु शाओयू ने मुझे दिलासा दिया। हाँ, हम जिंदा बच गए। शाम को हमने साथ ले जाने वाले सामान को व्यवस्थित करना शुरू किया। दवाइयां जरूरी थीं, कुछ संपीड़ित खाद्य पदार्थ भी ले जाने थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने कुछ बीज छोटे छोटे थैलों में रख लिए। अगर दुनिया को दोबारा बसाना पड़ा तो ये काम आ सकते थे। सु शाओयू अपना सामान पैक कर रहा था, मुख्य रूप से कुछ बदलने वाले कपड़े और निजी सामान। लीजिए, उसने अचानक कहा। धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? अगर तुमने मुझे अपने साथ नहीं रखा होता तो शायद मैं बहुत पहले ही। अरे मत कहो, मैंने उसे रोक दिया। हम साथी हैं। वह मुस्कुराया। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। देर रात मैंने आखिरी बार इस किले जैसे आश्रय की जांच की। विस्फोट रोधी दरवाजे पर अभी भी खून के निशान थे। निगरानी कैमरे अब भी चल रहे थे। भंडारण कक्ष में अभी भी बड़ी मात्रा में सामान मौजूद था। 5 करोड़ से बनाया गया यह आश्रय अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। कोई न कोई इन चीजों का इस्तेमाल करेगा। मैंने दीवार पर बाद में आने वालों के लिए एक संदेश लिखा। भंडारण कक्ष में भोजन और पानी है, 1 महीने के लिए पर्याप्त। जनरेटर बालकनी में है, आधा बैरल ईंधन भी है। हथियार दूसरी अलमारी में है। तुम्हें शुभकामनाएं। 15 अप्रैल 2024 की सुबह 4 बजे हम निकलने के लिए तैयार थे। बैग बहुत भारी था, लेकिन मन बहुत हल्का था। दरवाजे से बाहर निकलते समय मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर लिफ्ट की ओर देखा। वह अभी भी चालू नहीं हुई थी। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे। गलियारे में सफाई के निशान दिखाई दे रहे थे। खून के निशान सूख चुके थे। दीवारों पर गोलियों के निशान थे। हर मंजिल से नीचे उतरते हुए जीवन के निशान दिखाई देते थे। खुले हुए दरवाजे, बिखरी हुई चीजें, जल्दबाजी में पड़े पैरों के निशान। पहली मंजिल के हॉल में सैनिक पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे नए जीवित बचे लोग नीचे आ रहे थे। उनमें से अधिकांश के चेहरे पीले और कमजोर थे। आंखें खाली थीं। हमारे बड़े बड़े बैग देखकर उनके चेहरों पर ईर्ष्या दिखाई दे रही थी। कुल 13 लोग थे। सभी पहुंच चुके थे। इमारत से बाहर निकलते ही सुबह की धूप आंखों में चुभी। मैंने पूरे 1 महीने तक इमारत से बाहर कदम नहीं रखा था। बाहर की दुनिया परिचित भी थी और अजनबी भी। परिचित इमारतें अभी भी मौजूद थीं, लेकिन सड़कों पर छोड़ी हुई गाड़ियां, टूटे हुए कांच और सूखे हुए खून के निशान हर जगह दिखाई दे रहे थे। बस दरवाजे के बाहर खड़ी थी। चढ़ने से पहले मैंने पीछे मुड़कर हमारी इमारत को देखा। 16वीं मंजिल की खिड़कियां धूप में चमक रही थीं, जैसे वह हमसे विदा ले रही हों। चलो, सु शाओयू ने मेरा हाथ खींचा। बस धीरे धीरे चल पड़ी और आवासीय परिसर से बाहर निकल गई। रास्ते के दृश्य दिल दहला देने वाले थे। दुकानों को पूरी तरह लूट लिया गया था। गाड़ियां इधर उधर बेतरतीब पड़ी थीं, लेकिन उम्मीद के संकेत भी दिखाई दे रहे थे। सफाई दल काम कर रहे थे। निर्माण वाहन मलबा साफ कर रहे थे। सब ठीक हो जाएगा। सबसे मुश्किल दौर बीत चुका है। आधे घंटे बाद स्टेडियम हमारी नजर के सामने आया। विशाल इमारत को लोहे की जाली और सुरक्षा घेरों से घेरा गया था। प्रवेश द्वार पर बख्तरबंद वाहन तैनात थे। हवा में रेड क्रॉस का झंडा लहरा रहा था, जिससे लंबे समय बाद सुरक्षा
का एहसास हुआ। बस से उतरकर पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच हुई, फिर रहने की जगह बांटी गई। सब कुछ व्यवस्थित था। हमें एक ही क्षेत्र में रहने की जगह मिली। हालांकि वहाँ केवल साधारण बिस्तर थे, लेकिन गर्म पानी था, बिजली थी और भोजन की व्यवस्था थी। राहत केंद्र में सैकड़ों जीवित बचे लोग थे। हर कोई धीरे धीरे नए जीवन के साथ तालमेल बिठा रहा था। कोई सामान बांटने में मदद कर रहा था, कोई व्यवस्था बनाए रख रहा था और कोई घायलों की देखभाल कर रहा था। खंडहरों के बीच सभ्यता फिर से बन रही थी। रात के खाने में गर्म दलिया और स्टीम्ड बन थे। खाना साधारण था, लेकिन लंबे समय बाद मिला गर्म भोजन था। भोजन कक्ष में लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे और अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। हर किसी के पास जीवित रहने की अपनी कहानी थी। हर किसी ने इस आपदा में कुछ खोया था और कुछ पाया था। सुना है उत्तर के शहरों में स्थिति बेहतर तरीके से नियंत्रण में है। दक्षिण में अभी भी सफाई चल रही है। शायद इसमें कई महीने लगेंगे। सब ठीक हो जाएगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में सच्चे दोस्त बहुत बड़ी दौलत होते हैं। मुश्किल वक्त आने से पहले जो दोस्त आपको संभलने की चेतावनी दे और मुश्किल वक्त आने के बाद जो आपका साथ न छोड़े, उसे कभी मत खोना।